हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, जिसको हम एंटी टीबी ड्रग्स भी कहते हैं। तो हम पहले बात करते हैं टीबी क्या होता है, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। देखो, ये हमारे क्रोनिक डिसीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब कौन सा बैक्टीरिया करता है? देखो, हर बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नहीं करेगा। कुछ ही बैक्टीरिया होता है जो ट्यूबरकुलोसिस करेगा। ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया, उसका नाम आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये उस बैक्टीरिया का नाम है जो अपना टीबी करता है। ठीक है ना। और जो टीबी हमारे क्रोनिक डिसीज है, जो सबसे पहले लंग्स को इफेक्ट करेगा। मतलब सबसे पहले वो लंग्स में स्प्रेड आउट होगा और उसको खराब करेगा। उसके बाद वो किडनी को करेगा, किडनी के बाद लिम्फ नोड को करेगा, लिम्फ नोड के बाद वो स्प्लीन को करेगा। मतलब ऐसे धीरे धीरे बॉडी में ट्रेवल करके उसको इन्फेक्ट करता है हर एक ऑर्गन्स को। ठीक है। तो ये क्रोनिक इसलिए है क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं होता। अब ठीक नहीं होता भाई, इसका मतलब क्या है? देखो, जो अपने जिस पर्सन को टीबी हुआ होता है ना, उसका जो ट्रीटमेंट चलता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। क्यों? क्योंकि जो टीबी है, वो जो अपना बैक्टीरिया है जो ट्यूबरकुलोसिस कर रहा है, वो काफी रेसिस्टेंट होता है ड्रग्स के। मतलब कि कह सकते हैं कि बस कुछ ही ड्रग्स हैं जो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। और वो भी ऐसे नहीं है कि जो हमने ड्रग्स दिया वो 4-5 दिन में ठीक हो गया। नहीं नहीं, इसका 6 मंथ्स तो मिनिमम टाइम लग जाता है, और मैक्सिमम टाइम इसका मतलब कि ईयर्स तक लग जाते हैं इसको सही होने में। तो इसलिए हम कहते हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है जो अपना ट्यूबरकुलोसिस कर रहा है, वो काफी तगड़ा बैक्टीरिया मान सकते हैं उसको, क्योंकि जो उसका सेल वॉल है वो काफी रेसिस्टेंट है सभी ड्रग्स के। बस कुछ ही ड्रग्स हैं जो उसको क्रॉस कर पाती हैं। ठीक है। और हम दूसरी बात है, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है, इसलिए क्रोनिक डिसीज है। और ये यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग भी है, मतलब कि पर्सन डाई भी हो सकता है, कैंसर वगैरह भी हो सकता है उसको। ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं इसका जो इसका सेल वॉल किससे बना है। जैसे आपको पता है जितना भी हमारा ह्यूमन वगैरह है, उसका सेल वॉल बना है अपना अपना फॉस्फोलिपिड से। ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड मतलब क्या होता है? फॉस्फो मतलब होता है फॉस्फेट, और लिपिड मतलब होता है फैट। ठीक है ना। और जो अपना ये भाई साहब जी हैं, जो माइकोबैक्टीरियम जी हैं, इनका जो सेल वॉल बना है वो अपना माइकोलिक एसिड और अरिब्नोग्लाइकन से बना हुआ है। ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट है। इन दोनों को याद करके रखो, क्योंकि इन्हीं के बहुत सारे अपने मैकेनिज्म होंगे ड्रग्स के। ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे कि इन ड्रग्स जो हम कौन कौन से ड्रग्स ट्यूबरकुलोसिस में देते हैं ठीक करने के लिए, कौन कौन से ट्रीटमेंट में देते हैं, और वो ड्रग कैसे काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। उसके एडीएमई क्या है, उसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। ठीक है। तो हम उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। ठीक है। तो हम सारे चीजें पढ़ेंगे, और जो इसके नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, तो ये अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता है। ठीक है। दिस बैक्टीरिया हैज नो टिपिकल आउटर मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपको पता है हमारे बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है। जो नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया माना जाता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव, क्योंकि उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बट इस बैक्टीरिया का जो अपने पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनका जो आउटर मेम्ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। बट जो अपना माइक्रो बैक्टीरियम भाई साहब है, इनका जो सेल वॉल है वो काफी रेसिस्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट हैज अ लिपिड रिच सेल वॉल विच मेक इट हाईली रेसिस्टेंट। ये रेसिस्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। इसलिए इसको हर ड्रग्स इसको पार नहीं कर सकती, और हर ड्रग्स इसके लिए इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है। इस ये बहुत जो अपनी ड्रग्स इसको ठीक करने के लिए दिए भी जाते हैं, वो हमेशा कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ड्रग कभी भी टीबी को ठीक नहीं कर सकते। हमेशा वो हम बहुत सारी ड्रग्स देते हैं एक टाइम पे, तीन तीन चार चार ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देते हैं कि टीबी ठीक करने के लिए। ठीक है ना। तो माइक्रोलिक एसिड है, वही इसको सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट बनाता है, जो अपना कंपोनेंट है सेल वॉल का, यही सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है इस बैक्टीरिया को। ठीक है। जो अपना अरेबिनोग्लाइकन है, ये अपना स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। ठीक है। अब ये दो दो फेजेस के ड्रग्स हैं, कौन कौन से देखो। एक हमारा फेज 2 है, एक फेज 1 है। ठीक है। अब फेज 1 है, इनकी जो जो फेज 1 की ड्रग्स हैं वो काफी हाईली एफिकेसी, मतलब इनकी काफी काम करने में काफी अच्छे हैं, और काफी पोटेंसी होती है इनकी, और अफिनिटी भी काफी होती है इन बैक्टीरिया टुवर्ड। ठीक है। और जो फेज 2 है इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है। जो अपना फेज 1 है इसकी टॉक्सिसिटी भी लो हो सकती है, हो सकती नहीं होती है। ठीक है। और जो अपने फेज 2 की ड्रग्स है वो हाईली टॉक्सिक होते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस के क्लासिफिकेशन क्या है। देखो, इनके टू फेज में है। ठीक है। एक फेज 1 है आइसोनाइजिन रिफेम्पिन पैराजिनामाइड इथेम्बुटोल स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरे साइड हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स कैनामाइसिन, आप देख सकते हो साइक्लोसाइटिन, एक एक करके सबके हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको ऐसे नहीं आता कि राइट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, तो आपको हमेशा फेजेस में आता है। ठीक है। अगर 10 मार्क्स में है तो पूरा आ सकता है, वैसे अगर आपको 5 मार्क्स में है या फिर आपको 7 मार्क्स में है तो आपको सिंगल सिंगल पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन अ फेज 1 ड्रग्स, तो आपको इन सबके लिखना होगा। या फिर आपको ऐसे भी आ सकता है राइट अ नोट ऑन हज। हज मतलब क्या होता है, HRZES। आइसोनाइजिड को एच बोलते हैं, रिफेम्पिन को आर बोलते हैं, पैरासिटामोल को एच जेड बोलते हैं, इथेम्बुटोल को ई बोलते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन को एस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको इंडिविजुअल ड्रग्स भी आती हैं 5 5 मार्क्स में। आइसोनाइजिड बहुत बार आता है एग्जाम में इंडिविजुअली 5 मार्क्स में, क्योंकि जो आइसोनाइजिड है ना, ये बहुत लंबा ड्रग है, क्योंकि ये एक तो प्रो ड्रग है, पहली बात ये जो प्रो ड्रग है। दूसरी बात कि ये अपना इतना इफेक्टिव होता है, बहुत सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही है, मतलब जितने भी ड्रग्स देते हैं ना
टीबी के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव आइसोनाइजेट को ही माना जाता है, ठीक है। दूसरी बात, एक हमारा प्रोडक्ट है, दूसरी बात ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तीसरी बात कि ये इसमें सबसे कह सकते हैं इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ऐसे बहुत लो होते हैं, मतलब कि आप आगे समझोगे कि मैं आगे पढ़ाऊंगा एक एक करके, तो आप उसमें देख सकते हो। तो बेसिकली हम बात करते हैं सबसे पहले आइसोनाइजिड के। देखो, आइसोनाइजिड या एक्सीडेंट ट्यूबर वही चीज मैंने जो आपको बताया कि जो इसका अपना ये काफी अच्छा ड्रग माना जाता है अपना टीबी के अंदर, क्योंकि ये ट्यूबर क्यूलो साइड इफेक्ट देता है। आपको पता है साइड इफेक्ट मतलब क्या होता है? मतलब कि वो मार देता है बैक्टीरिया को। जैसे दो तरह के होते हैं ना, एक स्टैटिक होता है, कि साइडल होता है। स्टैटिक होता है कि वो उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, मतलब उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देगा। बट ये साइडल मतलब होता है उसको मार देगा, ठीक है। तो यही है कि अपना दोनों साइड में एक्ट कर सकता है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंट्रावेस्कुलर साइड में भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। आइसोनाइजिड है एक्सीलेंट एंटीबायोटिक्स एंड रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एंटीबायोटिक्स, मतलब यही है जो मैंने जैसे आपको बताया ना, ये कॉम्बिनेशन में ड्रग दिया जाता है। तो आइसोनाइजिड जो आइसोनाइजिड है ये हर एक कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, मतलब कि अगर हम इसको आइसोनाइजिड जो अपना समझ लो कि हम फ्लोरोक्विनोलोन और स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हैं, तो उसके साथ आइसोनाइजिड जरूर देंगे, ठीक है, क्योंकि आइसोनाइजिड सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इसको हर बार देते हैं और हर कॉम्बिनेशन में देते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म, अब इसका मैकेनिज्म समझने से पहले आप पहले ये फ्लो चार्ट देखो, ये इसका मैकेनिज्म ही है। देखो आप यहाँ से शुरू करो। जो INHA है और KASA है, ये हमारे दो एंजाइम है। क्या है? दो एंजाइम है जो अपना माइकोलिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइकोलिक एसिड बनाते हैं। कौन? INHA और KSA, ये दो एंजाइम है जो माइकोलिक एसिड बनाते हैं। अब ये माइकोलिक एसिड क्या है? ये हमारा सेल वॉल का कंपोनेंट है, बैक्टीरिया का, जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ड्रग्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है? देखो, जो INHA है इसका मतलब है आइसोनाइजिड, ठीक है। आइसोनाइजिड पहले बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर गया, उसके बाद वो रिएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पहले प्रोडक्ट था, ठीक है। वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा? कैटालेस पेरोक्सिडेज एंजाइम के द्वारा। अब ये कैटालेस पेरोक्सिडेज एंजाइम कहाँ होता है? ये बैक्टीरिया के अंदर ही ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इसको अपन लोग के ATG के नाम से भी लिखा जाता है। ये कैटालेस पेरोक्सिडेज एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के अंदर जाके, मतलब सॉरी, अंदर ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आइसोनाइजिड को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होगा? देखो, जो आइसोनाइजिड अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अब इसके बाद ये दो एक्शन देगा। कौन कौन से एक्शन देगा? फॉर्म ड्रग्स विद NAD एंड इनहिबिट द INHA एंड KASA, मतलब कि क्या है, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा NAD के साथ। किसके साथ? NAD हमारे बैक्टीरिया के अंदर होता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इनहिबिट करेगा INHA और KSA, ये जो दो एंजाइम है जो अपना माइकोलिक एसिड बना रहे थे। हम लोगों ने अभी देखा, ये दोनों एंजाइम थे जो माइकोलिक एसिड बनाते थे, उन दोनों को इनहिबिट कर देगा, मतलब माइकोलिक एसिड नहीं बनाने देगा। किसके साथ? कॉम्प्लेक्स बनाकर NAD के साथ कॉम्प्लेक्स बना के। NAD का फुल फॉर्म क्या है? निकोटीना अमाइड, ठीक है, निकोटीना अमाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है निकोटीना अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और दूसरी जगह जो उसका दूसरा एक्शन है, उसका दूसरा एक्शन क्या है? ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा NADP के साथ। इसका मतलब है निकोटीना अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। और इनहिबिट करेगा माइकोबैक्टीरियम DHFRase। अब DHFRase क्या होता है? जैसे मैंने आपको सल्फोनामाइड्स में भी बताया था, जो अपने DHF होता है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, उस वो अपना इनएक्टिव होता है, मतलब उसको कह सकते हो वो अपना एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है THF में, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। जो अपना टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, वो आगे अपना डीएनए बनाएगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। तो जो अपना डीएचएफ टीएचएफ में कन्वर्ट होता है, और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है डीएचएफ को कन्वर्ट करने में टीएचएफ में, तो वो एंजाइम का नाम है DHFRase, डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज। यही एंजाइम होता है जो डीएचएफ को कन्वर्ट करता है टीएचएफ में। तो बेसिकली क्या होता है कि ये पहले अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है NADP के साथ, और उसके बाद ये एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से अपना डीएनए नहीं बन पाएगा, आरएनए नहीं बन पाएगा, तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ठीक है, और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इंटरप्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, मतलब डीएनए नहीं बनने देगा, इनविटेड उधर माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना के इन दोनों एंजाइम को ब्लॉक कर दे रहा है, तो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? सेल वॉल की फॉर्मेशन बंद हो जाएगी, मतलब सेल वॉल बनना बंद हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने थ्योरी में लिखा है वही चीज लिखा, बस उसको एक बार रीड करो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया ना फ्लो चार्ट में वही चीज वहां पे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है? कॉमन मैकेनिज्म व्हिच confers high level of ionization resistance is a mutation of catalyst peroxidase so that basically do not generate the reactive metabolite। अब यहाँ पे देखो इसका जो मैकेनिज्म, अब यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ में समझाता हूँ। जो अपना आइसोनाइजिड है, ये पहले मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, बट हम इसको पूरे साल तक नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया के जो अपना कैटालिस्ट पेरोक्सिडेज एंजाइम है, इसके अंदर म्यूटेशन होती है, ठीक है। अगर हमने एक साल में दी, उसके बाद क्या उसके अंदर म्यूटेशन होती है इस एंजाइम के अंदर, जिसकी वजह से ये काम करना बंद कर देती है। तो इस एंजाइम का काम क्या था? ये एंजाइम हमारे को हेल्प करती थी कन्वर्ट करने में, कैटालिस्ट जो ये एंजाइम हमारे को हेल्प करती थी कन्वर्ट करने में अपना आइसोनाइजिड को एक्टिव फॉर्म में। जैसे हमने ऊपर बात की थी ना, जो आइसोनाइजिड हमारा प्रोडक्ट है, ये कन्वर्ट होता है अपने रिएक्टिव
मतलब एक्टिव मेटाबोलाइट में किसके हेल्प से? कैटालिसिस पेरोक्सिडेज एंजाइम है। तो बट क्या होता है कि कुछ समय बाद जो अपना कैटालिसिस पेरोक्सिडेज एंजाइम है, इसके अंदर म्यूटेशंस होती है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट नहीं कर पाता है आइसोनाइजिन को अपने एक्टिव फॉर्म में, ठीक है? तो ये इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है, एब्जॉर्ब ओरली, इसको ओरली ले सकते हैं। ये हमारे इसके काले काफी हाई डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब काफी अच्छा खासा प्रोटीन के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, ठीक है? तो इसको आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। पहले मैं आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ सबका, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स है, ठीक है ना? अब हमारा बात आता है रिफेम्पिन का, ठीक है? ये हमारा सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, मतलब कि इसमें हमने नेचुरली जो अपना ड्रग है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इसको बनाया है, इसलिए हम इसको सेमी सिंथेटिकली कहते हैं। मतलब सिंथेटिक होता तो मतलब इसको कंप्लीटली हमने लेबोरेटरी में बनाया होता है, बट सेमी सिंथेटिक मतलब होता है कि इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की हुई है नेचुरली कंपाउंड में, ठीक है? अब कौन सा नेचुरल कंपाउंड है? रिफेम्पिन बी। रिफेम्पिसिन जो बी है ये हमारा नेचुरल कंपाउंड है, नेचुरल ड्रग है जो हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है? मिलता है बैक्टीरिया से मिलता है, ठीक है? अब यही इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम रिफेम्पिन बनाते हैं, ठीक है? ये रिफेम्पिन वी भी होता है, वी भी होता है, ठीक है? पर हम बी से बनाते हैं, इतना याद रखिए, ठीक है? अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं हम पहले। इट इंटरप्ट्स द आरएनए सिंथेसिस, रिफेम्पिन मतलब कि अब आप समझो, जो आपको पता है डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है? अगर आरएनए ही नहीं बना, समझो, अगर आरएनए नहीं बना तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और आपको पता है प्रोटीन कितना नेसेसरी होता है, ठीक है? हमारे लिए कितना नेसेसरी है, बैक्टीरिया के लिए कितना अच्छा है, अच्छा कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट होता है ना? तो यही है कि आरएनए नहीं बनने देगा। अब आरएनए कैसे नहीं बनने देगा ये देखते हैं, कैसे देखो। रिफेम्पिन है, binds to beta subunit of a mycobacterium DNA dependent RNA polymerase, block the polymerizing functions, interrupts RNA synthesis, cell death, ठीक है? ये बोल रहा है कि जो अपना आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज एक हमारा एंजाइम है जो अपना आरएनए बनाता है डीएनए से, ठीक है? तो ये आरएनए पॉलीमरेज के बीटा सबयूनिट साइड पे बैठेगा। देखो, आरएनए पॉलीमरेज के अंदर 4 साइट्स होते हैं, ठीक है? मतलब 4 साइट्स होते हैं, उसके ऊपर मतलब उसके अंदर जो बीटा सबयूनिट साइट है, मतलब जो अपना बीटा सबयूनिट है, उसके ऊपर ये ड्रग बैठेगा और उस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से आरएनए नहीं बनेगा। अगर आरएनए नहीं बनेगा तो मतलब कि आगे प्रोटीन नहीं बनेगा और सेल डेथ होगी, ना समझे, ठीक है? तो इसके भी आप फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स देख सकते हैं, वेल अब्सॉर्ब्ड ओरली है, ठीक है? इसको एम्प्टी स्टमक लेना होता है, इसके बायो अवेलेबिलिटी 70 है, मतलब कि अगर हमने 100 mg ड्रग ली तो 70 mg ड्रग ही अपनी ब्लड के अंदर पहुंचेगी, 30 mg ड्रग डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है? तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी खासी है, ठीक है? आप देख लेना ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैराजिनामाइड की। जो अपना पैराजिनामाइड है ये भी अपना प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है? अब ये कैसे है देखें। मोर एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, ठीक है? लिथल टू इंटरसेल्युलर लोकली वैक्सीन, मतलब ये बोला कि जो अपने एसिडिक मीडियम, जैसे आपको हमने पीछे बात की थी, दो मीडियम होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, एक एसिडिक मीडियम, एक एल्कलीन मीडियम। तो ये अपना एसिडिक मीडियम में काफी इफेक्टिव होता है, ठीक है? अब क्या कहता है, ये माइक्रोबैक्टीरिया अपना एंटर किया है सेल के अंदर, ठीक है? ये कन्वर्ट हो गया अपना पैराजिनोइक एसिड में, ठीक है? किसके द्वारा कन्वर्ट किया गया? पैराजिनामाइडेस, ये एक एंजाइम है जो कन्वर्ट कर देता है अपना पैराजिनामाइड को पैराजिनोइक एसिड में, ठीक है? अब ये करता है, ये अपना एसिडिक मतलब जो सेल के अंदर है, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, समझिए, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब इकट्ठा होगा उसके बाद वो एसिडिक मीडियम है, मतलब कि समझो एसिडिक मीडियम होता है सेल के अंदर, जो उसका बैक्टीरिया के सेल के अंदर एसिडिक मीडियम होता है, उसके अंदर ये इकट्ठा होने लग पड़ेगा, और माइकोलिक एसिड जो अपना सेल वॉल का कंपोनेंट है उसको बनने नहीं देगा, ठीक है? अब क्या होगा? डिस्टर्ब्स माइक्रो बैक्टीरिया सेल वॉल, सेल वॉल नहीं बनेगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है? इसके आप देख सकते हो अपने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एडवर्स एस्पेक्ट्स, ठीक है? अब हम बात करते हैं इथेनब्यूटोल के, ठीक है? अब ये हमारा क्या है, देखो इथेनब्यूटोल क्या है, ये अरेबिनोग्लाइकोन सिंथेसिस नहीं होने देगा। हमने जैसे बात की थी, दो कंपोनेंट थे जो इंपॉर्टेंट हैं अपने बैक्टीरिया के लिए, एक हमारा था माइकोलिक एसिड, एक था हमारा अरेबिनोग्लाइकोन, ठीक है? तो बेसिकली जो इथेनब्यूटेल है वो क्या करेगा? अरेबिनोसिल ट्रांसफेरेज जो हमारा एक एंजाइम है जो अपना क्या बनाता है, अरेबिनो ग्लाइकन बनाता है, ठीक है? तो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से अरेबिनोग्लाइकन नहीं बन पाएगा, और अपना सेल वॉल कमजोर हो जाएगा। और ये ऑल्सो मतलब कि ऑल्सो इंटरफेयर्स माइकोलिक एसिड इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि माइकोलिक एसिड को अटैच भी नहीं होने देता। जैसे सेलुलोज माइक्रो एसिड, अब जो आप इतना समझिए, जो सेलुलोज है वो माइक्रो एसिड की चेन से बना हुआ है, ठीक है? माइक्रो एसिड माइकोलिक एसिड और अरेबिनोग्लाइकन की चेन से बना हुआ है। जैसे हमारा ही समझ लो, जो हमारा फोस्फोलिपिड है वो बाइलेयर है, ठीक है? वो पूरे आसपास है ना, सराउंडिंग अटैच है वो एक दूसरे के साथ। तो बेसिकली क्या होता है, ये माइकोलिक एसिड को एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होने देता, और अपना अरेबिनोग्लाइकन नहीं बनने देता, ठीक है? तो ये भी ओरली ले सकते हैं, ठीक है? तो इसका थोड़ा आप देख लीजिएगा अपना फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करते हैं। जो अपना स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, ये हमारा एक अमीनो ग्लाइकोसाइड ड्रग है, ठीक है? जैसे मैंने इसके ऊपर एक अमीनो ग्लाइकोसाइड पे एक मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, जिसको हम टीकैम कहते हैं, जो अपने प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है बैक्टीरिया के अंदर। तो इसमें मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसमें मैंने डिटेल में नहीं दिखा, आप वो वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने मैकेनिज्म अच्छे से समझाया हुआ है। आपको मैं वैसे यहाँ पे ऊपर ऊपर बताता हूँ। ये क्या होता है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, ये अपना बैक्टीरिया के अंदर जाता है, ठीक है? बैक्टीरिया के अंदर जाके ये प्रोटीन नहीं बनने देता बैक्टीरिया के अंदर। कैसे नहीं बनने देता? जैसे ना
मैंने एक वीडियो बनाई है प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो अपना ए साइड से पी साइड में, अब कैसे समझो, देखो एमआरएनए होते हैं जिसपे जिससे प्रोटीन बनता है, उसके ऊपर राइबोसोम बाइंड होता है, ठीक है। अब राइबोसोम बाइंड होकर उसके ऊपर क्या होता है, फिर टीआरएनए होता है, वो एक एक अमीनो एसिड लेके आता है। फिर अमीनो एसिड की चेन, आपको पता है ना प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड की चेन होती है। तो बेसिकली जब वो अमीनो एसिड लेके आता है तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। और वो चेन बनते जाता है, ठीक है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड अटैच होता है, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, ठीक है, वैसे चेन बन के प्रोटीन बनता है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो क्या करता है, वो ना अपना जो ए साइड पे होता है ना, आप समझो कि जो तीन साइड होते हैं एमआरएनए के ऊपर, ठीक है। ए साइड है, पी साइड और ई साइड है। जो ए साइड पे अमीनो एसिड होता है ना वो पी साइड पे जाएगा, पी अमीनो से जो पी पे गया अमीनो एसिड वो फिर ई पे जाएगा और ई से बाहर निकल जाएगा, मतलब ए से पी पे, पी से ई, से ई से बाहर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ना उसको जाने नहीं देता है, ठीक है। एक तो इसको जाने नहीं देगा ए साइड से पी साइड पे, ठीक है, ए साइड से पी साइड पे जाने देगा, जिसकी वजह से चेन नहीं बनेगा। और जो उसका दूसरा मैकेनिज्म, इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमआरएनए की मिसरीडिंग करता है, मतलब कि मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए, मतलब एमआरएनए को गलत इंफॉर्मेशन देता है जिसकी वजह से गलत प्रोटीन बनाता है, ठीक है। एमआरएनए गलत प्रोटीन बनाएगा और आपको पता है गलत प्रोटीन किसी काम का नहीं होता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसकी ये मिसरीडिंग करता है अपना एमआरएनए की, जिसकी वजह से गलत प्रोटीन बनता है और अपना प्रोटीन बन नहीं पाता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। तो उसमें आप देख लेना, नोट्स टेलीग्राम पे होंगे, वैसे आप वहां पे देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेज टू ड्रग्स की। अब यहाँ पे है कैनामाइसिन, ये भी हमारा अमीनो ग्लाइकोसाइड ही ड्रग है। ये भी अपना स्ट्रेप्टोमाइसिन की तरह है, 30 सब यूनिट पे एक्ट करता है। अब ये 30 सब यूनिट क्या है, देखो, जो अपने बैक्टीरिया होते हैं ना, जो उसके अंदर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ये दो उसके सब यूनिट होते हैं, एक 30 होता है, एक अपना 50 होता है। अब इसको ऐड मत करना, ऐड करो 88 सब यूनिट बनेगा, ठीक है, बट इसको ऐड नहीं करना है, इसका नाम है 30 सब यूनिट नाम है एक का दूसरे का नाम है 50, ठीक है। जो अपना अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है, जो अपने अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हो गए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, ठीक है, ये सब अपने 30 सब यूनिट पे बाइंड होकर अपना काम करते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। तो जैसे कैनामाइसिन की भी सेम अपना स्ट्रेप्टोमाइसिन वाला ही मैकेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही क्लास के ड्रग हैं। कैप्टोमाइसिन भी एक ही क्लास के ड्रग है, इसका भी सेम मैकेनिज्म है, ठीक है। अब फ्लोरोकिनोलोन्स क्या है, इसका अलग है। देखो फ्लोरोकिनोलोन्स पे मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई हुई है अलग, उस पे मैंने बताया हुआ है फ्लोरोकिनोलोन्स क्या करते हैं। देखो, जो फ्लोरोकिनोलोन्स है ना, वो अपना ना समझ लो कि बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई नहीं होने देते, ठीक है। ये मारते नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं होने देते। कैसे नहीं होने देते, देखो, जो बैक्टीरिया है ना उसके अंदर दो एंजाइम होते हैं, एक होता है टोपो आइसोमेरेस 2, एक होता है टोपो आइसोमेरेस 4, ठीक है। अब इन दोनों एंजाइम का अलग अलग फंक्शन होता है। देखो, ये जो अपना आपको पता है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है। तो इतना समझो, जो अपना डीएनए होता है ना बैक्टीरिया, उसके अंदर ना एक जगह पे ना बहुत ज्यादा ना ट्विस्टिंग होती है। ट्विस्टिंग वजह से क्या होता है कि ना वो ना चेन ना बढ़ नहीं पाता, और अगर चेन नहीं बढ़ेगा तो आरएनए नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है ना डीएनए की चेन बढ़ती है, फिर टूटती है, मतलब अलग अलग होती है, फिर आरएनए बनता है, फिर वो सेपरेट होती है सिंगल स्ट्रैंड में, फिर वो आगे डबल स्ट्रैंड बनती है। आपको पता हो जैसे आरएनए, आपको जैसे आपने टीआरएनए, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आपको आता हूँ, आपको थोड़ा पहले गया, वैसे आपको मैं ऊपर से आता हूँ। आप इतना समझो कि ये टोपो आइसोमरेज 2 और टोपो आइसोमरेज 4 को अपना इनब्रिड कर दिया, ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर सुपर कोलिंग नहीं हो पाती, ठीक है, सुपर कोलिंग नहीं हो पाती, और जो उसके डॉटर सेल्स है वो सेपरेट नहीं हो सकते, सेपरेट आउट नहीं होते, जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई नहीं होते, इतना समझो। अगर आपको वीडियो देखनी है इंडिविजुअल, आप देख सकते हो फ्लोरोकिनोलोन्स, मैंने टॉपिक पे बनाई हुई है, ठीक है। तो इतना ही समझो कि ये टोपो आइसोमरेज 2 और टोपो आइसोमरेज 4 जो एंजाइम होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से अपना जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेनिट्रेट इनटू सेल, किल माइक्रोबैक्टीरिया, लॉस इनसाइड मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज को भी ये ब्लॉक कर देती है। मैक्रोफेज पता है आपको क्या होता है, ठीक है। तो वैसे मेन एक्शन उसका टोपोइसोमरेज 2 और टोपोइसोमरेज 4 का है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इथ्योनामाइड का। ये भी हमारा एक अपना टीबी का ड्रग है, ठीक है। इथ्योनामाइड है, ये अपना एक प्रोड्रग है जो कन्वर्ट होता है अपना एक्टिव इंटरमीडिएट में, पहले वो कन्वर्ट होगा एंटी इंटरमीडिएट में, किसके द्वारा, माइकोबैक्टीरियम के अंदर जाकर, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, उसके बाद वो एक्टिव इंटरमीडिएट में अपना कन्वर्ट होगा और माइकोलिक एसिड नहीं बनने देगा, मतलब आइसोनाइजर की तरह ही एक्शन करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइक्लोसेरिन की। देखो ये क्या है, मतलब कि साइक्लोसेरिन में दो एंजाइम होते हैं, एल एलानिन है और एक डी एलानिन है, जो अपने पता है आपको जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, वो ना एन ए जी से बने होते हैं। एन ए एम क्या होता है, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है। और वो दोनों के अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक एल एलानिन और एक डी एलानिन, दो एंजाइम होते हैं जो उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो बेसिकली इन दोनों एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। आपको ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में लिखना फ्लो चार्ट में, ठीक है, क्योंकि इतना लेंथ बनाने की लोड नहीं है, काफी है, ठीक है, इतना।
तो वही बैक्टीरिया सल्फोन नहीं बन पाता, ठीक है। तो अब हम लास्ट ड्रग की बात करते हैं, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब इसका क्या है, इनहिबिट फोलेट सिंथेज। अब फोलेट सिंथेज क्या होता है, देखो जैसे मैंने अभी बात होता है ना ऊपर, जैसे कि अपना जो डीएचएफ रेज होता है वो अपना डीएचएफ को कन्वर्ट करता है टीएचएफ में। तो बेसिकली जो फोलेट सिंथेज है वही चीज है, ये बस यही है कि जो अपना आपको पता है जो अपना बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो प्रोटीन बनता है वो प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, देखो वो प्रोसेस शुरू होता है अपना पैरा अमीनो, एक हमारा होता है पिटेडिन। पिटेडिन क्या होता है, मैं आपको ना एक आप ऐसा करो, सल्फोनामाइड्स एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक दे दूंगा वैसे सबके डिस्क्रिप्शन में, आप वो देखा हो, या फिर आप प्लेलिस्ट खोलोगे फार्माकोलॉजी में तो आपको उसमें दिखेगा सल्फोनामाइड। उसमें एक फोलेट सिंथेज करके एक एंजाइम होता है जो हमारा हेल्प करता है डीएचएफ बनाने में, ठीक है। आप इतना समझो कि जो पहले ना अपना पिटेडिन होता है और एक पापा होता है, क्या होता है, पापा प्लस पिटेडिन, ये दोनों आपस में मिलके हमारा बनाते हैं डीएच पटैरिक एसिड। इसके बाद दोनों को क्या मिलके बनाते हैं, पटैरिक एसिड। फिर पटैरिक एसिड बनता है डीएचएफ में, फिर डीएचएफ बनता है टीएचएफ में, फिर टीएचएफ से बनता है डीएनए, फिर डीएनए से बनता है आरएनए, फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो बेसिकली क्या होता है, जो फोलेट सिंथेसिस होता है ये पटैरिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, पटैरिक एसिड में। पटैरिक एसिड क्या है, जो अपना पापा प्लस पटैरियोडीन से बना है, ठीक है। तो फोलेट सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से अपना पटैरिक एसिड नहीं बन पाता, फिर आगे डीएचएफ नहीं बनेगा। तो ये सब होता है, ठीक है। तो इसके भी आप देख सकते हो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। तो इतनी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने छोटे छोटे बताया, तो मैंने आपके सारे मैकेनिज्म समझा दिया वैसे। इसको आप एक बार रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके नोट्स आपको फार्मर्स चैनल में मिल जाएंगे जो कि टेलीग्राम पे हैं, ठीक है। अगर वीडियो में थोड़ी भी समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना मेरा मोटिव है, ठीक है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए तो थोड़ा थंब रिएक्ट कर दीजिएगा कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।